नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू मरुदर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब चुनाव प्रचार गतिविधियां नजर नहीं आएंगी। पहले चरण के तहत 12 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी शोर थमा है। मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। सार्वजनिक सभा और जुलूस पर रोक रहेगी और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क पर पूरा जोर लगाएंगे। हर मतदाता तक पहुंचने पर उनका पूरा फोकस रहने वाला है। तो आज 17 तारीख है, 19 तारीख को पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में और पूरे देश भर में। और इसी के तहत आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। जुलूस नहीं हो पाएंगे, जनसभाएं नहीं हो पाएंगी, रोड शो नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ आज 6 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है और अब प्रत्याशी घर घर जाकर जो आम जनता है उनको रिझाने का प्रयास करेंगे। मोदी जो भी गारंटी है ये। और अब बात करेंगे रामनवमी की। तो बात करें जयपुर की, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। पूरी गुलाबी नगरी आज राममय नजर आ रही है। गुलाबी नगरी में राममय माहौल है और मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं चांदपोल में रामचंद्र मंदिर, जहां महाआरती का आयोजन किया गया है। कुछ देर में यहां महाआरती की जाएगी। भक्तों के द्वारा, पंडितों के द्वारा भगवान राम का मनमोहक श्रृंगार किया गया है और पूरे मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। तो महाआरती के बाद शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। शोभा यात्रा में झांकियां भी नजर आएंगी। कि आगे भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वे बैठ जाए। देखिए, हाँ, वरना दर्शन नहीं होंगे तो सबको खड़ा रहना पड़ेगा। थोड़ी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। आप सब लोग जो है पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे हटिएगा। तो आज चैत्र नवरात्रे का अंतिम दिन है, आखिरी नवरात्रा है। आज रामनवमी भी पूरे देश भर में मनाई जा रही है। पूरे देश भर में जितने भी राम मंदिर हैं उनमें भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है और आज भक्तों के लिए जो पट खुलने का समय है वो ज्यादा रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। आज चांदपोल में महाआरती का आयोजन हुआ है रामचंद्र मंदिर में। और इसी के साथ हमारे सहयोगी विक्की भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं चांदपोल से। रामचंद्र मंदिर में वो मौजूद हैं इस वक्त। विक्की, अगर बात करें आज के माहौल की तो कैसा आप महसूस कर सकते हैं और क्या कुछ समाचार प्लस के दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? विक्की, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, आज रामनवमी का पर्व है। श्री राम के जन्म उत्सव की खुशियों को लेकर ये रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और अभी हम रामचंद्र जी के मंदिर में जो चांदपुर से आप देख सकते हैं, तो ये महिलाएं किस तरीके से आरती की थालियां लेके अपने हाथों में खड़ी और अभी बस भगवान के दर्शन होने वाले हैं। सभी श्रद्धालु भगवानों के दर्शन के लिए अभी यहाँ देखो किस तरीके से भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। वो भगवान राम के दर्शन करने के लिए इतने लालायित है, उत्साहित है। अभी भगवान के दर्शन होते ही ये जो है झूम उठने को तैयार है, इनमें उत्साह है, उमंग है। अभी कुछ ही देर में ये देखिए, मैं कहना चाहूंगा अपने साथी को कि भगवान राम के दर्शन पट खुल गए हैं। भगवान राम के सब दर्शन कर रहे हैं और भगवान राम के नारे लगा रहे हैं, नंगाड़े बज रहे हैं, थालियां हाथों में है पूजा की। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान के दर्शन करके अपने आप को जो ये है उत्साहित आनंदित हो रही है। यहाँ जो जितनी भक्त हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनके हाथों के अंदर थालियां हैं। ये थाली भगवान की पूजा के लिए सजा के लेकर, देखिए हर
हाथ में दीपक है और फूल है। भगवान का विशेष मोतियों से श्रृंगार किया गया है। भगवान को जो है आरती चल रही है, उनका भगवान को विशेष भोग लगाया गया है। मंदिर के अंदर भगवान को जो है, जो यहीं पे जो गाय के घी और दूध से बनी शुद्ध मिठाइयों से भगवान का जो है भोग लगाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पे पूजा जो है भक्तों के द्वारा की जा रही है, अर्चना की जा रही है। आप देख सकते हैं, आप देख अभी कुछ ही देर ये महाआरती का दृश्य आप देख सकते हैं। समाचार प्लस के टीवी पर लाइव तस्वीरें आपको समाचार प्लस दिखा रहा है। इस वक्त चांदपोल मंदिर से भगवान श्री राम, उनके साथ में माता सीता और बगल में भगवान लक्ष्मण, उनकी आरती की जा रही है, उनके भजन गाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जहां आपको ये नजर आएंगे सारे भक्त ये भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान के गीत गा रहे हैं, भगवान की जो है तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ये विशेष दृश्य है। भगवान के जन्म उत्सव को आज मनाया जा रहा है। चैत्र माह के शुक्ल की नवमी को जो ये रामनवमी मनाई जाती है, भगवान के जन्म के रूप में, जन्म उत्सव के रूप में रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। देखिए जो ये भक्त हैं, इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, युवा सब आपको नजर आएंगे। ये देखने लायक दृश्य है। अभी आप देख सकते हैं समाचार प्लस के स्क्रीन पे भक्तों को आप बच्चे भी हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ये भगवान को देखिए इस तरह, और ये भगवान की आरती जो है की जा रही है। अभी कुछ ही देर में 108 महिलाओं और बच्चियों द्वारा यहाँ पे नृत्य किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं छोटी काशी के रामचंद्र मंदिर की। चांदपोल में ये मंदिर स्थित है और पूरे राम दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। चांदपोल मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी की समाचार प्लस पर देख सकते हैं। भगवान की पूजा हो रही है, महाआरती यहाँ की जा रही है, भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से बात कर लेते हैं हम, यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। आप रामनवमी पर भगवान की पूजा कर रहे हैं, थाली सजा कर आए। आज राम भगवान का, आज रामनवमी के दिन में ये विशेष आरती रखी गई है सबके लिए। ये विशेष तरह चुनरी में जो रखी गई है, ये आरती भव्य आरती रखी गई है सब। ये कह रहे हैं कि भगवान की विशेष आरती कर रहे हैं, भगवान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान से कामना कर रहे हैं, खुशी की, खुशहाली की, ये भगवान से कामना कर रहे हैं। नजारा देखने को बनता है जिस तरह से भगवान की यहाँ महाआरती हो रही है। महिलाओं ने अपने हाथों में थाली के अंदर दीप सजा के, उन्हें जला के भगवान की विशेष हेलो
बोलो रामचंद्र भगवान की, बोले चारों भैया की, बोले जगत जननी सीता माता की, बोले हनुमान जी महाराज की। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे चांदपुर से रामचंद्र मंदिर की, जहां आज रामनवमी के इस पावन पर्व पर महाआरती का आयोजन किया गया था। सभी महिलाओं के द्वारा यहां पर आरती उतारी गई है और भी कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और ये पूरा राम दरबार आप देख सकते हैं, भव्य श्रृंगार आज किया गया है। और इसी के साथ 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने के बाद से खासा क्रेज लोगों में देखा गया है। और आज पूरे देश भर में जितने भी राम मंदिर हैं उन पर विशेष सजावट की गई है और भक्तों के लिए जो भगवान के पट है उन्हें और ज़्यादा देर तक अल सुबह से ही खोला गया है। तो छोटी काशी, जयपुर जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, वहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। जितने भी राम मंदिर पूरे जयपुर में हैं उनका विशेष सजावट उनकी की गई है और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन आज रामनवमी के अवसर पर किया गया है। तो आज आखिरी नवरात्र है और आखिरी नवरात्र के दिन यानी कि 9वें दिन रामनवमी मनाई जाती है। भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया गया है। तो इसी के साथ आज सभी मंदिरों में पंचामृत से महाअभिषेक हुआ भगवान का। उसके बाद विशेष श्रृंगार उनका किया गया, विशेष पोशाक जो है इन्हें वो धारण करवाई गई और उसके बाद शाम को महाआरती का आयोजन किया गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर से, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रदेश की खुशहाली की कामना करने के लिए आए हैं। और बड़ी संख्या में आपको मंदिर में महिलाएं नजर आई हैं क्योंकि कुछ देर बाद विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। 108 महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा विशेष नृत्य इस मंदिर परिसर में किया जाएगा और पूरा मंदिर परिसर राममय नजर आया। भगवान श्री राम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। देखिए, मेहरबानी करके जो लोग अंदर जगमोहन में हैं वो स्थान खाली करें। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति। तो आज सभी राम मंदिरों में, सभी देवियों के मंदिरों में सुबह से ही, अल सुबह से भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। आज रामनवमी है तो आज विशेष मान्यता है पूजा अर्चना करने की और इसीलिए सभी भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और महाआरती में भी सभी भक्त यहां शामिल होते नजर आए। तो महिलाओं के द्वारा यहाँ विशेष आपने समाचार प्लस पे तो किस तरीके से महाआरती का जो है आयोजन हुआ है। हाथों में महिलाओं ने थालियां लेकर जो दृश्य था, देखने लायक दृश्य था, महिलाओं ने हाथों में दीप जला रखे थे थाली के अंदर और उनसे पूजा करी, विशेष पूजा करके अभी महाआरती। अभी रामचरण बोहरा जो है जयपुर के सांसद वो भी यहाँ मौजूद है। कुछ देर में जो व्यवस्थापक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं बच्चियां जो है यहाँ नृत्य करेंगी। बच्चियों द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाएगा। भगवान के पट के दर्शन किए जा रहे हैं यहाँ भक्तों द्वारा। भक्तों की भीड़ है, भक्तों का तांता लगा हुआ है, कह सकते हैं कि भक्तों का सैलाब यहाँ जो है वो उमड़ा है और भगवान श्री राम के नारे भक्तों द्वारा लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बूढ़े बच्चे सभी यहाँ पर जो है अभी भगवान के नारे लगा रहे हैं और भगवान जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भगवान का जन्म उत्सव आज हम बात कर लेते हैं, कुछ जो है भक्त हैं उनसे बात कर लेते हैं। आज रामनवमी है, रामनवमी के पर्व पे आप भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम काफी सालों से आते हैं। काफी सालों से आ रहे हो, भगवान के आनंदित। आज रामनवमी है, किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करी है आपने? महाआरती भी हुई है। महाआरती में हमको बहुत अच्छा लगा। हम पूरा साल भर आज के दिन का इंतजार करते हैं। देखिए, महाआरती ने बहुत अच्छी लगी और साल भर
इस दिन का इंतजार करते हैं। भगवान का जो जन्म उत्सव आज रामनवमी को हुआ था उसके मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि के जो है रामनवमी के दिन। आप भी आए हैं, अभी भगवान के दर्शन किए आपने? बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके, बहुत बढ़िया लगा, आत्मा को शांति मिली। भगवान के नाम ले रहे, नारे लगा रहे, भगवान गीत गा दीजिए भगवान राम का गीत आप गाओ। आज मेरे घर रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय कारण नव कंज लोचन कंचन फिकर कंज बद सुंदर सुदेश। देखिए भगवान के जो है गीत गा रही, आनंदित, भगवान को बहुत आनंद। महाराज आज विशेष भगवान की जो है भगवान को सजाया गया है, विशेष भोग लगाया गया है, भगवान की महाआरती हो रही। अभी क्या और कार्यक्रम होने वाले हैं? केक कट रहा है साहब, 51 किलो मावे का केक है जिसमें मेवे मिले हुए हैं और ठाकुर जी के कट रहा है साहब। आप जाके उसकी वीडियोग्राफी कराइए तुरंत। भगवान का जो है 151 किलो का केक जो सजा है वो कटी, और व्यवस्था संभालने के लिए हमारे कैमरामैन साथी को नीचे आना पड़ेगा। आ जाइए, नीचे आ जाइए, आ जाइए। देखिए आप, हम आपको जो दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, तो अभी आपने देखा कि चांदपोल स्थित मंदिर में महाआरती की गई। तो इससे पहले दिन भर मंदिर परिसर में धार्मिक कार्यक्रमों का दौर चला और रामलला का जन्मोत्सव मनाया गया। राम मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के तहत चांदपोल बाजार में राममय नजारा नजर आया और श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज सुबह भगवान का पंचामृत अभिषेक भी किया गया। शाम को महाआरती के साथ श्री राम के जयकारों की गूंज रही और इसके बाद निकाली गई शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियों ने मन मोह लिया। तो प्रदेश में आज रामनवमी की धूम है और चूरू के सरदार शहर के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहे, जहां गांधी चौक में विशाल रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा पर मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। रुक करते हैं खबरों का। लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी। शाम 6 बजे के बाद प्रथम चरण का चुनाव प्रचार थम गया। पहले चरण की 12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखी थी। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी कई सभाएं की। इनमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सर्वाधिक जनसभा की, तो वहीं अशोक गहलोत ने 9 और सचिन पायलट ने पहले चरण की 10 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का प्रचार प्रसार थम चुका है और अब घर घर जनसंपर्क पर प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगा देंगे। प्रथम चरण के लिए सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। स्टार प्रचारकों ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। अब 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान होगा और इसी में एक सीट शामिल है भरतपुर लोकसभा क्षेत्र, जहां इस बार मुकाबला रोचक और दिलचस्प बना हुआ है। बीजेपी से रामस्वरूप कोहली तो कांग्रेस से संजना जाटव मैदान में है। भरतपुर में फिर खिलेगा कमल या हाथ मारेगा बाजी? क्या है क्षेत्र के सियासी समीकरण? पेश है एक खास रिपोर्ट। भरतपुर भरेगा मायरा या खाली रहेगा हाथ? भरतपुर में इस बार हाथ और कमल के बीच दिलचस्प मुकाबला। कांग्रेस की संजना जाटव और बीजेपी के रामस्वरूप कोहली हैं आमने सामने। बीजेपी ने मौजूदा सांसद रंजिता कोहली का काटा टिकट। 2004 के बाद अब 2024 में लगी कोहली की लॉटरी। संजना जाटव ने कठूमर से लड़ा 2023 विधानसभा का चुनाव। मात्र 400 वोटों से मिली थी संजना जाटव को हार। भरतपुर लोकसभा सीट पर रहा है राज परिवार का दबदबा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया। अब बारी जनता की है कि वो किसको अपना समर्थन और वोट देती है। इस बार भरतपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। जाट बहुल्य लोकसभा क्षेत्र भरतपुर में 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। भरतपुर जिले की भरतपुर, बयाना और वैर विधानसभा क्षेत्र,
डीग जिले की डीग, कामा और नगर विधानसभा क्षेत्र और अलवर जिले की एक विधानसभा कठुमर भी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोली 2004 में बयाना लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। इसके बाद कोली को 2024 में फिर पार्टी ने मौका दिया। कांग्रेस की संजना जाटव को पार्टी ने 2023 का विधानसभा चुनाव कठुमर से लड़वाया, लेकिन वो मात्र 400 वोटों से चुनाव हार गई थी। संजना का पीहर भरतपुर के वैर में है और ससुराल अलवर जिले के कठुमर में है। ऐसे में भरतपुर से कांग्रेस के चुनावी बागडोर संभाले महाराजा विश्वेंद्र सिंह मायरा भरने के नाम पर संजना के लिए वोट मांग रहे हैं। पिछले 5 साल में हमारी सरकार ने कितना काम किया, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे एजुकेशन में हो, कोई से विभाग में देख लो, किसी तबके के लिए देख लो, सभी जातियों के लिए जाटव विकास बोर्ड मेरे कहने में बनाया मुख्यमंत्री जी। वर्ष 2008 में परिसीमन से पहले इस सीट पर तत्कालीन राज परिवार के सदस्यों का ही दबदबा रहा है। विश्वेंद्र सिंह यहां से 3 बार सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी दिव्या सिंह 1996 में बीजेपी में 1 बार सांसद रह चुकी हैं। उनकी बहन कृष्णेंद्र कौर दीपा भी 1991 में 1 बार बीजेपी से सांसद रह चुकी हैं। उनके पिता महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह 1967 में 1 बार निर्दलीय सांसद रहे थे और उनके चाचा गिरिराज शरण सिंह 1952 में इस सीट से पहली बार निर्दलीय सांसद चुने गए थे। 1980 में कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट, 1998 में नटवर सिंह भी भरतपुर से सांसद चुने गए। परिसीमन के बाद वर्ष 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार रतन सिंह चुनाव जीते थे। उसके बाद वर्ष 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार बहादुर सिंह कोली और वर्ष 2019 में बीजेपी की रंजिता कोली सांसद बनी। प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा का गृह जिला होने की वजह से हर किसी की नजर भरतपुर पर टिकी हुई है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, आप मांगते मांगते थक जाओगे, हमारी सरकार देते देते नहीं थकेगी, देते देते नहीं। आपके जो काम होंगे प्रायोरिटी से काम भी किए जाएंगे और इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 21,14,916 मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक जाट मतदाता हैं। क्षेत्र में लगभग 5 लाख जाट मतदाता हैं और जाटव मतदाता लगभग 4 लाख हैं। 3 लाख के करीब वोट मुस्लिम, गुर्जर लगभग 2,50,000, ब्राह्मण लगभग 1 लाख, वैश्य लगभग 1 लाख, राजपूत लगभग 80,000, कोली लगभग 70,000, सैनी लगभग 1 लाख मतदाता भी भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। भरतपुर में जाटों के आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के गले के फांस बना हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस मुद्दे को साध कर जाटों को मनाने की जुगत में है। अब देखना होगा कि क्या भजनलाल शर्मा जाटों को साध कर अपनी साख गृह जिले में बचा पाएंगे। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा तूफानी दौरे पर रहे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खैरथल में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस दौरान जनसभा में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही सीएम ने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भूपेंद्र यादव के समर्थन में वोटिंग की अपील की। वो क्षण देखने के लिए आप हम सभी हैं, क्योंकि 500 साल का वो कलंक हम रामनवमी तो मनाते थे, लेकिन जब अयोध्या की तरफ देखते थे हमारे रामलला टेंट में विराजमान थे, टेंट में विराजमान थे, तो मन में ये बात आती थी कि हमारे रामलला उस दिव्य और भव्य मंदिर में कब विराजेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी, कहती थी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष के लोग उस पर टिप्पणी करते थे,
तारीख नहीं बताएंगे। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, अरे हमने मंदिर भी भव्य बनाया, शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया, डेट भी 1.5 महीने 2 महीने पहले आपको बता दी, आपको निमंत्रण भी दिया, और एक दिव्य और भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राणों की प्रतिष्ठा भी हुई। लेकिन मैं एक बात कहना, बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती बुधवार को राजस्थान दौरे पर थी, जहां उन्होंने अलवर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि दोनों दलों की कथनी और करनी में अंतर है। दोनों दल सिर्फ बड़े व्यापारिक घरानों के हितों की रक्षा करने का ध्यान रखते हैं। उन्हें दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। विजयनगर मैदान में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने पर वे दल बदल सहित कई सख्त कानून बनाने का फैसला लेंगी, जिससे जनता की ओर से बसपा को दिया समर्थन उनके हित में काम करे, न कि दल बदल कर दूसरे दलों को मजबूत कर सके। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। जवाहर सर्कल थाने में यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो बड़ा सवाल ये भी उठा था कि जब गुड़गांव पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, इस मामले में कार्रवाई कर सकती है, तो जयपुर पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती। और जवाहर सर्कल थाने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में लगातार ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया था और अब जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में इसे लेकर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फर्जी एनओसी के आधार पर हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी और अपनी जांच में कमेटी ने कई खुलासे किए थे। कई चौंकाने वाले आंकड़े इस जांच कमेटी के सामने आए और जांच कमेटी ने अलग अलग अस्पतालों के दस्तावेजों को खंगाला। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। यादवेंद्र, फर्जी एनओसी मामला लगातार बढ़ता जा रहा था और अब आपने अपडेट दिया है कि जवाहर सर्कल थाने में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए चारू, सबसे बड़ी खबर समाचार प्लस पर इस वक्त की यही है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में हम लगातार से जिस पूरी खबर को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि डॉक्टरों की मिलीभगत से पूरे ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मामले में तस्करी लगातार हो रही थी और ये पूरा जो खेल चल रहा था, पूरा रैकेट चल रहा था, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टरों की सबसे बड़ी भूमिका थी। और इसके अलावा वो निजी अस्पताल जो कि बेहद नामचीन अस्पताल हैं, जो कि जयपुर शहर से संचालित हो रहे थे और यहीं पर इन जो मरीजों का जो है यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था।
खास बात यह है कि जिस एक दलाल के खिलाफ जो गुरुग्राम के अंदर पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था, गुरुग्राम पुलिस ने, उसमें एक मुर्तजा अंसारी जो दलाल था, जो कि डोनर और रिसीवर का मेल मिलाता था और उसके बाद उनसे 2-2 लाख रुपए लेकर के और उसके बाद 23 लाख रुपए रिसीवर से वसूलता था और उनको 2 लाख रुपए देता था और उसके बाद उनका चाहे किडनी का ऑपरेशन हो, चाहे किडनी लगानी हो या किसी को किसी भी तरह का जो ऑर्गन जो था ट्रांसप्लांट करता था, पूरा रैकेट जो था ये अस्पताल प्रशासन के डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा था। पहली बार जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और उसमें इस पूरी भूमिका के अंदर जो फोर्टिस अस्पताल जो है, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि फोर्टिस अस्पताल वो अस्पताल है जिसमें करीब 50 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए थे, जिसमें किडनी के ऑपरेशन थे। और ये जो मरीज जो थे, ये सारे के सारे मरीज जो थे, ये बांग्लादेश से रहने वाले थे और इन मरीजों को लाने का जो काम करता था वो करता था मुर्तजा अंसारी। लेकिन यहां पर पूरा जो खेल चल रहा था वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की मिलीभगत से चल रहा था। अस्पताल प्रशासन को इस पूरे मामले में जानकारी थी। ये मामला जब एसीबी ने जब मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद पता चला कि एनओसी जो थी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो एनओसी जो जारी होनी थी, वो एसएमएस की कमेटी के जरिए पास होनी थी और उसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस पूरे मामले में एसएमएस की जो कमेटी बनी हुई थी, उसकी ओर से पिछले 3 साल से कोई भी एनओसी जारी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में जो दलाल जो थे, एनओसी के कोऑर्डिनेटर, विभिन्न निजी अस्पतालों के जो कोऑर्डिनेटर फर्जी एनओसी जो है जारी कर रहे थे और ये एनओसी जारी करने के लिए उस दलाल के संपर्क में थे, यानी मुर्तजा अंसारी। वो दलाल जो डोनर से जो है, डोनर को 2 लाख रुपए देता था और रिसीवर से 23 लाख रुपए देता था। इस बात की पुष्टि के लिए जब गुरुग्राम के अंदर जब ये पूरा मुकदमा सामने आया था और उसके बाद कुछ मरीजों को पकड़ा गया, डोनर को पकड़ा गया, रिसीवर को पकड़ा गया और उसके बाद एसीपी जो आदित्य पूनिया है उनकी जो टीम जो थी, खुद एसीपी आदित्य पूनिया खुद गुरुग्राम पहुंचे थे और उसके बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल करी थी। उसमें भूमिका जो थी वो कहीं ना कहीं फोर्टिस अस्पताल की सामने आई थी और उसके बाद लगातार सरकार तक पूरा मामला पहुंचा और लगातार हम पिछले 10 दिनों से जब इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे हैं, पूरे मामले को लेकर के, और इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि करीब 1000 से ज्यादा ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट जो हैं वो इस राजस्थान के अंदर हुए हैं, जिसमें चाहे वो ईएससीसी का अस्पताल हो, चाहे फोर्टिस अस्पताल हो, चाहे मणिपाल अस्पताल हो, चाहे नारायण अस्पताल, उन सबके रिकॉर्ड को खंगाला गया तो करीब 1000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो राजस्थान के अंदर हुए, जिसमें 900 से ज्यादा वो मरीज जो कि विदेशों में रहते हैं और उनको गुमराह करके, महज उनको लालच दे करके उनको यहां लाया जाता था और उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उनको फर्जी एनओसी थमाई जाती थी और उसके बाद उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता था। उसके बाद चांदी कूटी जाती थी और ये पूरा जो खेल चल रहा था वो मुर्तजा अंसारी, जो कि अभी फरार चल रहा है, ना तो गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हाँ, हालांकि इस पूरे मामले में जब जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें करीब 6 तो आरोपी जो है यहां पर जो जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने उसने बनाया। इसके अलावा जो मेन आदमी जो मेन कड़ी जो थी, जो फोर्टिस अस्पताल से जुड़ी थी, क्योंकि सारे जो ऑपरेशन जो हुए थे वो फोर्टिस अस्पताल में हुए थे, तो पूरी जो कड़ी जो चैन जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं इन निजी अस्पतालों से जुड़ी हुई थी। हालांकि जो अब एसीएस की ओर से जो मुकदमा जो है दर्ज हुआ, उसके बाद देखते हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है आगे करती है। जी यादवेंद्र, अभी जो जवाहर सर्कल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी है, किसके द्वारा ये दर्ज करवाया गया और कौन से हॉस्पिटल का नाम इसमें सामने आया है? देखिए, सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरा मुकदमा जो है करवाया गया है और क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आखिरकार मुकदमा किसकी ओर से दर्ज करवाया जाएगा और जांच का अधिकार किसको है। बिल्कुल। सरकार के स्तर पर जब जांच गई थी उस समय ये बात सामने आई थी कि जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे राइट से इस पूरे मामले में जांच करने की, लेकिन जांच पड़ताल हुई और जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि कहीं ना कहीं मिलीभगत जो है चारू वो बड़े लेवल पे हो रही थी, डॉक्टरों के लेवल पे हो रही थी, अस्पताल के लेवल पे हो रही थी। साथ में हो सकता है इसमें एसएमएस के प्रबंधन से जुड़े हुए कोई और डॉक्टर जो है इसमें शामिल हो। अब जब जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल जो संबंधित जो है आईओ वो करेंगे और उसके बाद पता चलेगा इस पूरे रैकेट के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, ऐसे कौन कौन से डॉक्टर शामिल हैं जिन्होंने पैसे का लेन देन करके इस तरह के ऑर्गन के जो ट्रांसप्लांट है वो धोखाधड़ी करते हुए किए। साथ में देखिए, धोखाधड़ी जो हुई है कहीं ना कहीं क्योंकि कमेटी की ओर से कोई भी 3 साल में बैठक नहीं हुई। अब एनओसी जारी हो रही थी, फर्जी एनओसी जारी हो रही थी, इसके अलावा मरीजों को गुमराह किया जा रहा था। एक दूसरी बात यह कि डोनर और रिसीवर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं था
और लगातार इस खबर को हमारे चैनल के जरिए प्रसारित किया गया, टेलीकास्ट किया गया। उसके बाद सरकार ने संज्ञान में लिया पूरा मामला और उसके बाद अब जाकर के आखिरकार 10 दिन बाद ये मुकदमा जो है जवाहर सर्किल थाने में दर्ज हुआ है। चारू, यादवेंद्र, गुरुग्राम से भी अच्छे खासे जो कनेक्शन है पूरे इस मामले के दिखाई दिए हैं और गुरुग्राम टीम भी भेजी गई थी, उसके बाद क्या कुछ अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, गुरुग्राम में क्योंकि एफआईआर की कॉपी हमारे पास आई है और उसमें पूरा हवाला दिया गया है गुरुग्राम की कार्रवाई का, और उसी के बाद देखिए जयपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में सतर्क हुई। सरकार के स्तर पर एक आदेश आता है, उसके बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से एक टीम बनाई जाती है जयपुर कमिश्नर को निर्देश दे करके। उसके बाद एसीपी आदित्य पूनिया को गुरुग्राम भेजा जाता है, क्योंकि कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं फोर्टिस अस्पताल, चाहे मणिपाल अस्पताल हो, चाहे नारायण अस्पताल हो, चाहे ईएससीसी अस्पताल, क्योंकि जो मरीज जो थे उनका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था वो इसे गुरुग्राम हॉस्पिटल, माफ कीजिएगा, फोर्टिस अस्पताल के अंदर हो रहा था। और जब एसीबी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो थे, पूरे डॉक्यूमेंट और चेन जो थी वो जब्त की थी, उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ था कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे उसमें जितने भी जो ट्रांसप्लांट हुए थे पिछले 3 साल में वो सभी इस अस्पताल में हुए थे और वो सारे के सारे विदेशी थे। अब विदेशी मरीजों को यहां पर जब कमेटी की ओर से जब बैठक होती नहीं थी जो एनओसी जारी करने के लिए, तो फिर ये ट्रांसप्लांट कैसे हो रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल था। और इसी के चलते देखिए जब पता चला तो उनको फर्जी एनओसी जारी की गई और मरीजों को यहां पर गुमराह करके होटलों में ठहराया गया और उसके बाद गुरुग्राम होटल में ठहराया गया और उसके बाद उनको समय दिया गया। एक खास बात और देखिए चारू, मैं आपको बता दूं, जब गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये बात सामने आई थी कि जो मरीज जो थे उनको, क्योंकि एक समय होता है ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको एडमिट रखने का, लेकिन उनको महज 2 से 3 दिन के भीतर ही उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता, तो उसमें कई मरीजों की तबीयत भी खराब हो गई थी। जब गुरुग्राम पुलिस ने उनको पकड़ा, होटल से जब गुरुग्राम में पकड़ा उन मरीजों को और जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया। तो ये बात तय हो गई थी कहीं ना कहीं जो अंसारी जो था, दलाल जो था, इसके पूरी रैकेट के बीच की सबसे बड़ी कड़ी था और उसका संपर्क जो एनओसी जारी करने वाले कोऑर्डिनेटर से था, इसके अलावा डायरेक्ट अस्पताल प्रशासन से था, क्योंकि बिना एनओसी के, बिना फर्जी एनओसी के कैसे इस अस्पताल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत जो थी वो इस फोर्टिस अस्पताल की थी। बिल्कुल जी यादवेंद्र, गृह विभाग के द्वारा कहा गया था कि पुलिस नहीं बल्कि जो नामित अधिकारी हैं वही इस मामले में जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन वही प्रशासन के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था कि अगर गुड़गांव पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, तो जयपुर पुलिस क्यों नहीं कर सकती? यादवेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर इस पे फोन लगवा दो। यादवेंद्र, गृह विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि जो नामित अधिकारी है वही इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर सकती है, पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकती है। देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की पूरी चीज सामने आई है। चंडीगढ़ में भी ऐसे मामले देखे, इसके अलावा और भी अन्य राज्यों में जो है मामले, इस तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले सामने आए थे। लेकिन अधिकार जो होता है, देखिए जांच एजेंसी जब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व होती है तो कहीं ना कहीं एक परत से परत सारी चीजें निकल के आती है। विभाग अपने स्तर पर जांच जरूर करती है और देखिए विभाग ने अपने स्तर पर जांच करी और इंटरनली रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकार को भेजी गई और उसके बाद ये फैसला आता है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जो है अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही थी। और इसी के चलते देखिए आज जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें फोर्टिस अस्पताल को, जो हमारे पास जो एफआईआर आई है उस एफआईआर में फोर्टिस अस्पताल को इसमें पूरा कहीं ना कहीं दोषी ठहराया गया है। अब इस फोर्टिस अस्पताल के कौन कौन से डॉक्टर जो है इस पूरी चेन में जुड़े हुए हैं वो देखने वाली बात होगी। हालांकि कोऑर्डिनेटर जो था, उस कोऑर्डिनेटर को पहले ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको जेल भेज दिया गया है, क्योंकि एसीबी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अब दो एजेंसियां इस पूरे जांच पड़ताल करेगी, जिसमें जवाहर सर्किल थाना पुलिस भी करेगी और इसके अलावा एसीबी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। 420 और 120 बी के तहत ये पूरा मामला जो है, मुकदमा जो है गुरुग्राम के अंदर दर्ज हुआ और उसके बाद यहां पर भी जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कहीं ना कहीं 420 और 120 भी 467-68 के तहत ये पूरा मुकदमा जो है दर्ज हुआ है, क्योंकि जो फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट किए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जानकारी इन्होंने दी है। और सबसे पहले समाचार प्लस पर आपको बताया गया है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो पहला मुकदमा
है वो जवाहर सर्कल थाने में दर्ज हुआ है। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी एससी मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश बेगवाल मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि आरक्षण और संविधान खत्म करने के नाम पर कांग्रेस गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। इंडी गठबंधन अपनी जमानत बचाने के लिए झूठ फैला रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दलितों के हित में ऐतिहासिक कार्य हुए। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पहली बार कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं बीएपी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थन मिलने पर राजकुमार रूद बांसवाड़ा कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनकी मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान राजकुमार रूद ने भाजपा को आड़े हाथ लिया। खबर जालौर से है, जहां पूर्व सीएम गहलोत ने अपने बेटे के लिए पूरी ताकत झोंकी। गुरुवार को सियाना में सभा को संबोधित करेंगे और प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए प्रचार करेंगे। सियाना के शीतला माता मंदिर के 5 आखरिया छोटा पर जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के सियासी रण को जीतने के लिए राजनीतिक दलों का घमासान जोरों पर है। प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार फिर प्रदेश ही नहीं देश के सियासी पंडितों की नजरें मारवाड़ पर टिकी है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही के साथ सूर्यनगरी, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र भी काफी हॉट सीट बनी हुई है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मारवाड़ के केंद्र जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 2019 की भांति एक बार फिर रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। जातीय समीकरणों में उलझी जोधपुर लोकसभा सीट पर अब बाहरी बनाम स्थानीय भी बड़ा मुद्दा बन गया है। 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हराकर देश भर में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए गजेंद्र सिंह शेखावत एक बार फिर भाजपा से ताल ठोक रहे हैं। शेखावत न सिर्फ मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, बल्कि पिछले 5 साल में शेखावत देश की सियासत में कद्दावर राजपूत नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। वहीं कांग्रेस ने शेखावत के सामने इस बार करण सिंह उचियारडा को चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को स्थानीय बनाम बाहरी बना दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रहे उचियारडा खांटी राजपूत नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उचियारडा ने स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाकर शेखावत की मुश्किलें बढ़ा दी। राजपूत बाहुल्य लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख राजपूत वोटर हैं, तो वहीं बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, मूल ओबीसी समाज निर्णायक भूमिका में है। कांग्रेस SC/ST, मुस्लिम और राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के भरोसे चुनाव फतेह की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी अपने कर वोट बैंक के साथ मूल ओबीसी वोटर्स की बदौलत तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी है। अभिनंदन, वो अभिनंदन आप उठे रह गयो। फोटो आया पाकिस्तान का फौज ने गिरफ्तार करियो टेलीविजन में। एक टेलीफोन करियो मोदी जी, सिर्फ एक टेलीफोन, या तो 48 घंटे में मेरा बेटा वापस आ जाना चाहिए, वरना नक्शे पर से पाकिस्तान का नाम। 2 करोड़ युवाओं की नौकरी 1 साल में लगाऊंगा। पूरी 10 साल में 40 लाख नहीं लगाई, उल्टी 1 करोड़ नौकरियों खत्म कर दी और 30 लाख स्वीकृत पद ने खाली पड़ी है। 100 स्मार्ट सिटी बनावाला, एक चौराहे नहीं बनी, बुलेट ट्रेन लावाला, हागड़ी ट्रेन नहीं बंद कर दी। मारवाड़ का केंद्र जोधपुर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। कांग्रेस ने जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से 8 बार जीत दर्ज की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से 5 बार सांसद रहे हैं। जोधपुर की सियासत अशोक गहलोत के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि 2019 में अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से चुनाव जिताने में कामयाब नहीं हो पाए। अशोक गहलोत के अलावा जोधपुर राज परिवार की सदस्य चंद्रेश कुमारी, नरेंद्र कुमार सांघी और जसवंत मेहता कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी की गठन के बाद जसवंत सिंह जासोल ने 1989 में पहली बार बीजेपी का खाता खोला। मारवाड़ में बिश्नोई समाज के बड़े नेता जसवंत सिंह बिश्नोई 2004 में जोधपुर से सांसद रहे, तो वहीं 2009 में चंद्रेश कुमारी के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत 2 बार से सांसद हैं।
अशोक गहलोत के गढ़ में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस महज 1 पर सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर बीजेपी जोधपुर से इस बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर शेखावत की हैट्रिक को रोकने का दावा कर रही है। अधिराज सिंह नरूका की रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।